उस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों कॉमन्स, यानी क्या नाम है? कॉमन्स यानी सामान्य। तो कॉमन्स क्या होता है? आप लोग सोचिए कि कॉमन्स क्या है। इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन जिनको कॉमन्स कहा जाता है। ये कॉमन्स क्या है और आज के समय की ये किस प्रकार से नीड है, यानी समय की आवश्यकता है कि इन कॉमन्स का हम संरक्षण करें। ये फ्यूचर का, प्रीलिम्स का, मेंस का दोनों का क्वेश्चन है कि कॉमन्स क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और इस कॉमन्स के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रिंसिपल काम करते हैं, कौन सी नीतियां काम करती हैं। भारत को कॉमन्स के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, वो भी उस परिस्थिति में जबकि ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी हो, गहरे स्तर पर हो, इंडिया की सोसाइटी को गहरे स्तर पर। और आप कहेंगे सर इकोनॉमिक को तो पता है, लेकिन सोसाइटी पर मैं नहीं कह रहा हूं, एक अलग टॉपिक में खुद ही कहा गया है, देख सकते हैं डाउन टू अर्थ। इंडिया हैड ओवर 700 हीट डेथ इन 2024। 2024 में भारत जो सरकार का आंकड़ा उसके हिसाब से 700 लोगों की हीट वेव से मृत्यु हो चुकी, लेकिन ये आंकड़ा कम, उसी में बताया गया कि आंकड़े और भी ज्यादा है। तो कॉमन्स, आज कॉमन्स नीड है इकोनॉमी के लिए, जीडीपी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। आज कॉमन्स का संरक्षण नीड है इस प्रकार की मृत्यु को रोकने के लिए, इस प्रकार के सोशल जो हार्म्स हैं, जो सामाजिक नुकसान है उसको रोकने के लिए। तो कॉमन्स की संकल्पना बताने जा रहा हूं। अगर इसे आप ऐसे के अंदाज में समझना चाहते हैं तो एक ऐसे आपसे पूछा गया था इकोलॉजिकल कंसिडरेशन यानी पारिस्थितिक विचार क्या है। तो पारिस्थितिक विचार क्या है? फ्लोरा फौना, जो भी जीव जंतु है, इस पूरे इकोसिस्टम को हम संरक्षित करके हुए विकास की यात्रा को बढ़ाएं, इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल कंसिडरेशन। यानी सभी एग्जिस्ट करते रहें, किसी की गतिविधि के कारण किसी को नुकसान ना हो, यानी किसी भी फ्लोरा फौना की एक्टिविटी के कारण किसी दूसरे फ्लोरा फौना को नुकसान ना हो। सिंपल आप ऐसा समझ। तो ये जो कॉमन्स है इसे हम इकोलॉजिकल कंसिडरेशन कह सकते हैं, यानी जो कॉमन्स की संकल्पना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन्स, ये है इकोलॉजिकल कंसिडरेशन। और निबंध आपसे पूछा था इकोलॉजिकल कंसिडरेशन यानी पारिस्थितिक विचार विकास में बाधक हो या आवश्यक नहीं। तो आज यही सिखाने जा रहा हूं कि यस, बिल्कुल सही बात है, पारिस्थितिक विचार यानी कॉमन्स का अगर हम संरक्षण करते हैं तो अपनी जीडीपी बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ सोशल जो लॉस हो रहा है, यानी जो सामाजिक नुकसान हो रहा है, उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। सोशल लॉस, ये सब याद रखेगा, सामाजिक हानि, बड़ा अच्छा टॉपिक है। और जीएस पेपर एवरीवेयर, यानी कॉमन्स कैसा टॉपिक है हमें नहीं बताऊंगा, अंदर चल रहा हूं तो बहुत कुछ इसके अंतर्गत है। फिर इसके बाद अगर अब हिंदू से हम स्टार्ट करें तो हिंदू में 2 दिनों का पूरा टॉपिक है, समय लगेगा आज के लेक्चर में। ट्रांस होना, मानव होना नहीं, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम ही है बीइंग ट्रांस इज बीइंग ह्यूमन। और यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा 2020 में इसी ह्यूमन पर, ठीक है, वह निबंध भी कराऊंगा। और ट्रांसजेंडर के जीवन में जो भी समस्याएं उसका जिक्र करते हुए भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए क्या क्या इनिशिएट किया और क्या करने की जरूरत है। जीएस पेपर 2 जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, जिसमें ट्रांसजेंडर्स आते हैं जो प्राय हमारे मेन मीडिया के डिस्कोर्स में डिस्कशन से बाहर होते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी को ट्रांसजेंडर्स के प्रति, यानी जिनको हमने थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी है, तो ऐसे में उनकी नीड्स को समझने की गंभीर आवश्यकता है। बड़ा एक अच्छा एनालिसिस आपको मजा आएगा। तो ये विषय जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस की निगाह से हम लेकर के चलेंगे और इसे जेंडर के साथ भी कनेक्ट करेंगे, निबंध के साथ आपको पता ही है तो अपने आप में कनेक्ट कर देता हूं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है, आज आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर एडिटोरियल में है कि ग्रामीण शहरी संबंध। जरा ध्यान से समझिएगा, एक तरफ गांव है, एक तरफ शहर। इस टॉपिक में क्या करा जाएगा? रियलाइजिंग द रूरल अर्बन कंटिन्यूअम। इसका मतलब क्या? कंटिन्यूअम मानी निरंतरता, सातत्यता, कुछ भी आप कह सकते हैं, जैसे कंटिन्यूटी की बात आप करें। तो ग्रामीण और शहर आज 2 एंटिटी हैं, लेकिन इस ग्रामीण और शहर के बीच में भी कुछ है। ये जो बीच में कुछ है ये क्या है? यानी विकास का एक एरिया है। गांव और शहर के बीच विकास को, यानी चाहे इंफ्रा हो चाहे सोशल डेवलपमेंट, इसको हम आगे बढ़ाएं तो हम ग्रामीण और शहर की बहुत सी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। ये कुछ वैसा ही जैसे बहुत समय पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, पूरा प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, 2002 या 3 में क्वेश्चन आया, वहां एक बार चेक कर सकेंगे कि जो शहरी सुविधाएं अगर गांव के आसपास, यानी शहर और गांव के बीच में 25 से 30-40 गांव का एक क्लस्टर बना दो और वहां अच्छे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों डेवलप कर दो, अब तो तीसरे प्रकार का भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप कर दो, तो स्वाभाविक रूप से वह एक इकोनॉमी का सेंटर बन जाएगा, वह एक सोशल डेवलपमेंट का सेंटर, यानी वहां अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल हो जाएंगे, उसके साथ साथ वहां पर इकोनॉमी का साइकिल चल निकलेगा। तो इसका 2 फायदा होगा, यानी गांव से जो माइग्रेशन हो रहा है शहरों की तरफ वो रुकेगा, और
जिनकी इनकम कम है और उन्हें लगता है कि इस एरिया में बेहतर एजुकेशन हेल्थ मिल सकता है, वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। यह विषय उन्होंने यानी एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमारे आपके सामने रखा था, लेकिन ये टॉपिक ऑब्वियस है भारत सरकार ने इसको नीति के रूप में आगे बढ़ाया है। तो ये कहीं न कहीं एक आप कह सकते हैं जो अर्बन मिशन था वो कुछ वैसा ही था, लेकिन उसका क्या हालात है आप देख सकते हैं। ये विषय हम लोग करेंगे जीएस पेपर 1 शहरीकरण की चुनौतियां, जिसमें सीधा यही प्रश्न ही पूछा गया है, ग्रामीण और शहरी मिलन कैसे कराया जाए, वह विषय आपके सामने करूंगा। 2015 और 16 में 2 क्वेश्चन सीधा यहां से पूछेंगे। जीएस1 सोसाइटी चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की चुनौतियां और उनका समाधान। डाउन टू अर्थ में आएंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रीलिम्स के लिए है सीमेंटेड आर्टिफिशियल रीफ यानी सीमेंटेड कृत्रिम चट्टाने। अब ये क्या है, जलीय जीवों के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फॉर प्रीलिम्स, याद रखेगा। क्या करा, आर्टिफिशियल रीफ बनाई जा रही, नेचुरल रीफ नहीं। तो ये क्या है इसके बारे में, इसके अलावा एक रिपोर्ट है जिसको हम निबंध वगैरह में यूज करेंगे हीट वेव के कारण, जो मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा एक बढ़िया सा टॉपिक है, हालांकि काफी सैद्धांतिक है, जिसमें मैंने अपनी तरफ से प्रैक्टिकल डाला है, और वो ये है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। तो आज मैं आपको भारत में अगर हम देखें सेपरेशन ऑफ पावर, न्यायपालिका ने स्वयं शक्तियों के पृथक्करण को न्यायपालिका ने स्वयं हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना है, यानी आधारभूत संरचना माना, आप सबको पता है। या हम कहें आधारिक संरचना माना, दोनों चीजें सेम, दोनों का जो एसेंस है वो बिल्कुल सेम। तो न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका यानी झगड़े की स्थिति रहती है। तो आज आपको कई केसेस मैं बताऊंगा जिसका एडिटोरियल में जिक्र नहीं, कि कई केसेस यानी केशवानंद भारती से स्टार्ट करूंगा और आज सीए एनआरसी तक लेकर के आऊंगा। 8-10 केस आपको लिखवा दूंगा, जिससे आज के बाद फ्यूचर में कभी भी प्रश्न आपसे पूछे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में अगर कोई द्वंद्व रहा है, कोई झगड़ा रहा है, तो कौन कौन से केस उसके एग्जाम्पल है। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे भाई एक संतुलन की आवश्यकता, झगड़े की आवश्यकता नहीं है, और वो संतुलन कैसे बनाया जाए उस विषय पर एक छोटी सी चर्चा हम लोग करेंगे। ये भी अच्छा टॉपिक, जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी यूनिट 6 आप जाएंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, यानी यूनिट 6 में सीधा कार्यपालिका और न्यायपालिका दो ही हैं, और इनके बीच के झगड़े और कैसे उन झगड़ों का समाधान हो, इस विषय पर बातचीत करेंगे, जिसमें न्यायपालिका की भी इन्होंने काफी फजीयत की है। तो अपने को उस फजीयत वाली लैंग्वेज से बचना होता है, जो कि हम यूपीएससी के एस्पिरेंट है। हम मीडिया लाइन से आंसर नहीं लिख सकते, वो मैंने मैनेज किया हुआ, मजा आएगा। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे हीलियम क्या है और इसका रॉकेट में उपयोग क्यों किया जाता है, प्रीलिम्स के लिए यानी हीलियम का रॉकेट में उपयोग क्यों किया जाता है। फिर इसके बाद पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम रखा गया, ये क्या है, क्यों रखा गया, इसके बारे में प्रीलिम्स में बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक बहुत काफी समय पहले और फिर अब पुनः पिंजरे में बंद तोता के रूप में कहा है। तो ऐसे में सीबीआई को अपनी साख बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यह विषय संक्षिप्त चर्चा के रूप में आएगा। आप कहेंगे सर क्यों, हम कहेंगे जीएस पेपर 2 में संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय, ये दो टॉपिक हैं। तो ऑब्वियसली ये गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत ही आते हैं, स्टेचुरी बॉडी सीबीआई। तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जब भी चर्चा हो तो पढ़ लेना चाहिए, क्या पता आ जाए। फिर इसके बाद और ऐसे वगैरह में तो मैं अपने आप ही इसको यूज करा दूंगा। अब वो कॉमन्स क्या हो तो हो ही गया। अब इसके बाद चाइना ने कार्बन मार्केट स्टार्ट कर दिया, लो भैया यहाँ पर भी आ गया कार्बन बाजार। जैसे आप बाजार में जाते हैं, जैसे अभी आज ही मैंने प्रीलिम्स वाले सेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय जो बच्चे थे, काफी बच्चे आप सब आएंगे जो लाइव होंगे, मुझे लगता है मैक्सिमम सब उस बैच का भी हिस्सा है। तो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया था फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार, और वित्तीय बाजार में मैंने दो बताया था, कार्बन मार्केट और सॉरी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। वैसे ही देख सकते हैं आप, अगर हम कहें तो एक नई बाजार आ गया है और उसका नाम है कार्बन बाजार। चाइना ने बिल्कुल मतलब एक सिस्टम डाल दिया है अपने यहाँ पर कार्बन बाजार, यानी कार्बन बाजार के लिए नियम बना दिए। कार्बन बाजार मतलब जैसे सुनील अभिव्यक्ति, वो चाइना परमिशन देगा कि वो X% कार्बन का उत्सर्जन कर सकता है, नहीं ग्रीन हाउस गैसेस का, उस लिमिट से ऊपर। बट सुनील ने क्या किया कि उस लिमिट से ऊपर उत्सर्जन कर दिया 5%। लेकिन सुनील के छोटे भाई अनिल ने क्या किया, अनिल ने 95 ही किया, यानी 100 करना था, उन्होंने 95 किया। तो जो मैंने 5 एक्स्ट्रा किया मुझे अनिल से खरीदना पड़ेगा। यही है कार्बन का ट्रेड, यानी कार्बन को बाजार में विक्रय योग्य बना दिया गया ऑफिशियली, और इसके माध्यम से स्वाभाविक है चाइना यहाँ पर भी एक लीडर के रूप में आएगा। और इम्प्लीमेंटेशन इतना बेहतर है चाइना में कि स्वाभाविक रूप से आपको मजा आएगा पढ़ करके, और हम पढ़ेंगे कि भारत को भी इस पर वर्क करना चाहिए। और आप सबको मैंने कुछ दिन पहले ही सिखाया, अगर मैं आप सभी पूछ भी लूँ, आप लोग मुझे बताएं ये जो कार्बन क्रेडिट है यह कब यूनाइटेड नेशन के फोरम से संपूर्ण विश्व के सामने आई थी, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया। कार्बन क्रेडिट कमेंट करिए जरा, ठीक है। यानी ये संकल्पना कब से हमारे सामने, लेकिन इंप्लीमेंट अब हो रही है, अच्छी बात है। इसके बाद टाइफून यागी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और टाइफून यागी क्या है, इस वर्ष एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान है। यागी तूफान उष्णकटिबंधीय तूफान है। उष्णकटिबंधीय तूफान क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इन विषयों को लेकर के बातचीत होगी, तो आप देख सकते हैं। आई होप मजा आने वाला है।
और आज का इंटरव्यू का क्वेश्चन है, दो प्रकार से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से और दूसरा होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से आपसे जो प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ है जिसने आपको बदल दिया? क्या आपको आपके जीवन में यानी कोई ऐसा अनुभव है जिसने आपको बदल दिया? आपको इस अनुभव से आपने क्या सीखा? अब वो चाहे IQ IP ही हो, यानी आपने IQ IP पढ़ा, आपको लगा क्या यूपीएससी तैयारी करनी, तो छुपाना नहीं है, जो सत्य है वही लेकर के चलना, ठीक है। दूसरा प्रश्न यानी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि आप अपनी नियुक्ति के जिले में ग्रामीण शहरी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए ग्रामीण शहरी निरंतरता आपको समझना होगा, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बाकी एग्जाम हॉल गाइड